ये होता है एक टूल बॉक्स जिसमें सभी टूल्स मौजूद होते हैं। और ये है आज के क्राइम केस के किलर्स। इन्हें टूल बॉक्स किलर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये किलर्स अपने विक्टिम को मारने से पहले उन पर इस टूल बॉक्स का यूज, और एक विक्टिम की तो उन्होंने ये करते समय ऑडियो भी रिकॉर्ड की। ये हॉरिबल एक्ट वो इतनी बुरी तरह से करते थे कि दे बिकम मोस्ट डिस्टर्बिंग क्राइम प्रोफाइल एवर। मैं हूं अमन सैनी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। Bittaker or Norris finally got arrested in the court at the trial. एक्यूज्ड बिटेकर और नॉरिस के अगेंस्ट एविडेंसेस पेश किए जा रहे थे जिनके बेसिस पर उन्हें पेनल्टी दी जानी थी फॉर द क्राइम्स दे कमिटेड। एक्चुअली अभी स्पेसिफिकली इस दौरान सिर्फ बिटेकर का ट्रायल चल रहा था और सरप्राइजिंगली बिटेकर के अगेंस्ट एज अ विटनेस, एज अ गवाह खड़ा था नॉरिस। हाँ जी, नॉरिस, जो बिटेकर का ही साथी था, जिसके साथ ही बिटेकर ने वो सब क्राइम्स किए थे और जिन क्राइम्स में ही वो दोनों आधे आधे के हिस्सेदार थे। वो सब कैसे हुआ, नॉरिस कैसे बिटेकर के अगेंस्ट चला गया, वो तुम आगे जानेंगे। लेकिन अभी तो बिटेकर के अगेंस्ट एक के बाद एक सबूत पेश किए जा रहे थे, लेकिन तभी एक पॉइंट आया जब स्ट्रॉन्गेस्ट सबूत को दिखाना था और वो सबूत थी एक ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग। It was the most devastating testimony the jury has heard, the agonizing screams of teenager Lynette Ledford as she was being tortured in a moving van. As what? A spectator rushed from the courtroom. It was more than she could stand. KNBC artist Elizabeth Williams also had to leave briefly. Some spectators had waited days to hear the tape over defense objections. Now, those spectators wish they hadn't. I just couldn't believe it. I have a daughter, and I just could see her, and I couldn't take it. You've heard it obviously several times before, and it still seems to affect you obviously quite deeply. How alone they were when they died. I'm sorry. Looks like your hands started shaking. You get any more drugs? Attorney's office? Yeah. You heard the tape before, didn't you? No. Is this the first time? I just never heard anything like that in my life. I've never heard screams like that. I don't know. It was bad. In his opening statement, the prosecutor told the jurors the tape would give them some idea of what hell is like. He was right. कोर्ट रूम में 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे जब टेप रिकॉर्डिंग को शुरू किया गया, लेकिन टेप शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही वो लोग बुरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। टू सच एन एक्सटेंट, मतलब वो धीरे धीरे इस हद तक डिस्टर्ब हो गए कि कोर्ट रूम में बैठे लोग ओपनली रोने लगे, जिनमें से कुछ ने अपने सर को हाथों से ढक लिया और कुछ ने अपने कानों को बंद कर लिया, और कुछ तो जैसा आप देख सकते हो कि कोर्ट रूम से बाहर के लिए भागे, क्योंकि
इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकते थे। खैर, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये कुछ स्क्रीम्स सुनकर ही मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूं, तो इनकी हालत तो मैं समझ सकता हूं। और बल्कि ये स्क्रीम्स तो सिर्फ कोर्ट के बाहर से कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिनमें कुछ छोटी छोटी डिटेल्स सुनाई नहीं पड़ रही, जैसे कुछ टूल्स की आवाज़। कोर्ट रूम में वो टेप टोटल 17 मिनट में से सिर्फ 11 मिनट ही चल पाई। वैसे अगर आपको वीडियो में आगे और भी डिस्टर्ब होने का डर लग रहा है तो लगना चाहिए, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मैं बड़ी ही सावधानी से आपके सामने कोई भी डिटेल्स रखूंगा, इसलिए आप सेफली प्रोसीड कर सकते हो। कोर्ट में टेप रिकॉर्डिंग प्ले होते दौरान पूरे समय बिटेकर के चेहरे पर ये हंसी थी, और यही कुछ में से एक वजह है कि मुझे पर्सनली इसकी शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है। कोर्ट रूम में जिन भी लोगों ने वो टेप सुनी, उन्होंने बताया कि उन्हें कई रातों तक भी नाइटमेयर्स आते थे, और वो लोग इस हद तक डिस्टर्ब हो चुके थे कि एक ऑफिसर पॉल बाइनम ये सहन नहीं कर पाए और उन्होंने टूल बॉक्स किलर रीजन देते हुए सुसाइड कर लिया। इमेजिन द टेरर, द पेन बिहाइंड द ऑडियो टेप। डिटेल्स में आगे बात करते हैं। लॉरेंस सिगमंड बिटेकर बॉर्न हुआ था सितंबर 27, 1940 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में। बिटेकर एक अनवांटेड चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे होते ही एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, और बाद में किसी कपल ने बिटेकर को अडॉप्ट करके बड़ा किया। लेकिन बिटेकर ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्राइम्स शुरू करने में। अपनी 12 साल की उम्र से ही उसने छोटे मोटे क्राइम्स शुरू कर दिए थे। सबसे पहली बार सेम एज में बिटेकर अरेस्टेड फॉर शॉपलिफ्टिंग, मतलब स्टोर से सामान छूटने के बाद वो फिर से एक और बार सेम रीज़न की वजह से अरेस्ट हुआ। ऐसे करते करते बिटेकर अपनी 18 की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बहुत बार अरेस्ट हो चुका था। एक बार तो वो अपनी 16 की एज में कार थेफ्ट, हिट एंड रन जैसे क्राइम्स की वजह से 2 साल के लिए अरेस्ट हुआ था। बिटेकर के एडॉप्टिव पेरेंट्स को जब ये समझ आया कि उन्होंने ये क्या एडॉप्ट कर लिया है, तब वो बिटेकर को डिसोन करते हुए दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए। बिटेकर 18 साल का होते ही और 2 साल के पिछले प्रिजनमेंट से छूटते ही कुछ ही दिनों में वो फिर से अरेस्ट हो जाता है, चोरी के व्हीकल को दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 18 महीने की इम्प्रिजनमेंट के बाद वो फिर कुछ महीनों बाद अरेस्ट हो जाता है चोरी के लिए। इस बार फिर से उसे 2 साल की प्रिजनमेंट के लिए भेजा गया, जहां से रिलीज होने के बाद वो फिर से अरेस्ट हो जाता है थेफ्ट चार्जेस के लिए, और वहां से भी रिलीज होने के बाद वो फिर से अरेस्ट हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज में फोर्स एंट्री की वजह से। असल में हो क्या रहा था कि बिटेकर के बार बार अरेस्टमेंट की वजह से उसके सेंटेंस का ड्यूरेशन बढ़ तो रहा था, जैसे 2 से 5 साल, 5 से 10 साल, लेकिन हर बार उसे कुछ कंडीशंस पर बहुत जल्दी रिलीज मिल जाता था। इसलिए बिटेकर रियल लाइफ GTA खेल पा रहा था। लेकिन एक बार बिटेकर वॉज अरेस्टेड फॉर, तो बिटेकर एक सुपरमार्केट से कुछ सामान चुराकर अपने साथ ले आता है, जहां उसे एक एम्प्लॉय सामान चुराते समय देखने के बाद फॉलो करता है, और एम्प्लॉय के टोकने पर बिटेकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। एम्प्लॉय तो जख्मी होने के बाद बच गया, लेकिन बिटेकर वॉज नाउ अरेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और अब जाकर कम से कम अभी के लिए तो उसके क्राइम्स पर रोक लगी। इन सब चीज़ों से हम बिटेकर के बिहेवियर को फिगर आउट कर सकते हैं कि वो क्राइम्स के लिए कितना पागल था। एक से छूटने के बाद दूसरा, इससे पता चलता है कि बिटेकर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता था। उसे दिखता था तो सिर्फ क्राइम्स का मज़ा, जो उसे ओवर पावर कर लेता था। रॉय नॉरिस फरवरी 5, 1948 को ग्रीली, कोलोराडो में बॉर्न होता है, बिटेकर से 8 साल छोटा। इत्तेफाक से नॉरिस भी उसके पेरेंट्स का अनवांटेड चाइल्ड था। नॉरिस उसके पेरेंट्स की शादी से पहले हुआ था, और उसके पेरेंट्स ने शादी भी सोसाइटी के प्रेशर से की थी। एक बार अपनी 16 की उम्र में नॉरिस फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के घर जाता है, जहां वो किसी 20 साल की फीमेल से सेक्सुअली सजेस्टिव मैनर में बात करता है। समझ रहे हो आप? तो ये बात जब वो लड़की नॉरिस के फादर को बता देती है, तब उसे उसके इस बिहेवियर के लिए बहुत धमकाया गया, जिसके रिस्पॉन्स में नॉरिस एक बार रॉकी माउंटेन्स पर सुसाइड करने का डिसाइड करता है, पर नहीं किया उसने। मेरे हिसाब से तो उसे कर ही लेना चाहिए था फ्यूचर में उसके कारनामों को देखते हुए। नॉरिस और बिटेकर दोनों ही कोइंसिडेंटली अनवांटेड चाइल्ड थे। उनके पेरेंट्स को वो नहीं चाहिए थे, तो ये बात उन्होंने मिलकर बखूबी प्रूव भी की। नॉरिस अपनी 21 साल की उम्र से क्राइम शुरू करता है। वो पहली बार अरेस्ट हुआ था जब उसने शुरुआत में लड़कियों को छेड़ना
और उन्हें ऑफर्स देने शुरू किए रेप के इंटेंशन से। और पहली बार अरेस्ट वो स्पेसिफिकली एक लड़की के ज़बरदस्ती घर में घुसने की वजह से हुआ था, जिसने उसके ऑफर को रिजेक्ट किया था। नॉरिस भी लगभग बिटेगर की तरह ही एक क्राइम के बाद दूसरे क्राइम को अंजाम देता था रिलीज होते ही। लेकिन नॉरिस बिटेगर से अलग था। नॉरिस एक सेक्सुअल ऑफेंडर था जिसके सिर पर सिर्फ लड़कियों को रेप करने का ही भूत सवार रहता था। एक बार जब उसने एक 27 साल के वुमेन को ऑफर किया, तब उसके डिक्लाइन करने पर नॉरिस ने लड़की के गले की स्कार्फ से उसे खींचते हुए और उसके गर्दन को ट्विस्ट करते हुए उसे झाड़ियों में ले गया, जहां उसने उसके साथ करके उसे छोड़ दिया। जिस ही के चार्जेस और पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर अब फाइनली नॉरिस भी अरेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और अब यहाँ से स्टोरी बिल्ड होती दिखाई पड़ती है। लास्टली बिटेगर लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रिजनमेंट के लिए कैलिफोर्नियाज मेंस कॉलोनी जो सैन लुइस में है वहाँ भेजा गया था। तो नॉरिस भी कोइंसिडेंटली नहीं कहना चाहिए शायद, उसे भी कैलिफोर्नियाज मेन कॉलोनी में भेजा गया, जहाँ वो दोनों पहली बार ईयर 1977 में मिले। बिटेगर नॉरिस की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ था क्योंकि वो मोटरसाइकिल गैंग का एक हार्डन क्रिमिनल था, जिस वजह से नॉरिस बिटेगर को पसंद आया। तो प्रिजन में धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई और वो दोनों एक पक्के दोस्त बन गए। वो दोनों आपस में अपने क्राइम्स के बारे में बात करते थे कि उन्हें क्या पसंद है। नॉरिस ने बिटेगर को अपने सभी सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसे लड़की के चेहरे पर डर देखने में मज़ा आता है। तब बिटेगर का भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो अब साथ मिलकर ऐसा कुछ करने का प्लान करने लगे। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो जेल से रिलीज होने के बाद टीनेज गर्ल्स का रेप करके उनका मर्डर करेंगे। प्रिजन में ये प्लान बनाने के एक साल बाद ही ईयर 1978 में 2-3 महीने के डिफरेंस से दोनों को बेल मिल गई और वो अब अपने मकसद को सीरियसली लेने लग जाते हैं। तो कुछ महीनों बाद वो क्राइम्स के लिए एक स्पेशल वैन खरीदते हैं, एक सिल्वर ग्रे GMC वेंड्यूरा, जो वैन एक तरफ से पूरी तरह से विंडोलेस थी और दूसरी तरफ से एक स्लाइडिंग डोर। और उन दोनों ने अपने वैन को निकनेम दिया मर्डर मैक। और बस यहीं से शुरू हो जाते हैं बिटेगर और नॉरिस के वो हॉरिफिक क्राइम्स, जिस वजह से उन्हें बोला जाता है टूल बॉक्स किलर्स, और जिस वजह से FBI स्पेशल एजेंट्स इन दोनों के केस को अब तक की मोस्ट डिस्टर्बिंग क्राइम प्रोफाइल एवर बताते हैं। वैन खरीदने के तुरंत बाद ही फरवरी 1979 से बिटेगर और नॉरिस दोनों लगभग 20 फीमेल हिच हाइकर को अपने वैन में राइड देते हैं। हिच हाइकर्स मतलब वो लोग जो हाईवे पर दूसरों से लिफ्ट मांगकर अपना सफ़र तय करते हैं। तो दोनों ने इन सभी गर्ल्स के साथ कुछ नहीं किया। अभी वो जस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं कि कैसे लड़कियों को अप्रोच करना है, कौन सी लोकेशंस सुनसान है परफेक्ट फॉर देयर क्राइम्स, और कहाँ से उन्हें हिच हाइकर्स आसानी से मिल सकती हैं। तो ये सब उनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग या प्रिपरेशन थी। लेकिन बहुत जल्द कुछ महीनों बाद ही they started the crime. Year 1979, June 24. 16-year-old Lucinda Line Schaeffer अचानक से गायब हो जाती है। बिटेगर और नॉरिस अपने बेड जो वैन के पीछे बनाया था उसे सेट करते हैं। बेड के नीचे उनके कपड़े, कूलर और बाकी सामान रखा हुआ था। वो लगभग सुबह 11 बजे बीच एरिया पर पहुंचे, जहाँ से वो बियर पीते और स्मोकिंग करते हुए गर्ल्स से फ्लर्ट करते हैं। पूरे दिन तो यही करते हुए शाम 7:46 PM के अराउंड उन्हें शेफर, जो एक स्ट्रीट साइड पर वॉक कर रही थी, दिखती है। तब नॉरिस ने उसे देखते हुए कहा, दैट्स अ क्यूट लिटिल ब्लॉन्ड, और वो उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करने गए, जो शेफर डिक्लाइंड। जिसके बाद उन्होंने वैन को शेफर के रास्ते में थोड़ा आगे जाकर स्ट्रीट साइड पे लगा दिया, जहां से होकर ही शेफर को गुजरना था। तो वैन को पार करते ही नॉरिस वैन की स्लाइडिंग डोर को खोलकर बाहर खड़ा हो जाता है और डोर पर खड़े होकर कुछ करने की एक्टिंग करने लगता है। जैसे ही शेफर नॉरिस के पास से गुजरने लगी, तब नॉरिस ने शेफर को एक कमेंट पास किया और शेफर ने उसका रिप्लाई भी दिया कि तभी नॉरिस शेफर को खींचते हुए वैन के अंदर डालकर वो वहां से निकल लेते हैं, वैन में रेडियो की आवाज़ फुल करते हुए। वो दोनों उसके मुंह, हाथ और पैरों पर डक टेप बांधते हुए उसे सैन गैब्रियल माउंटेन के फायर रोड पर ले आए,
बिटेगर की डायरी से पता चला कि शुरुआत में रेजिस्टेंस दिखाने के बाद शेफर शांत हो चुकी थी। वो ना ही आगे रोई और ना ही चिल्लाई। उसे समझ आ गया था कि सिचुएशन पर उसका कंट्रोल नहीं है, बल्कि उसने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर वो उसे मारना भी चाहते हैं तो कम से कम वो उसे मारने से पहले एक लास्ट बार प्रे करने दें, जो मौका भी खैर उन्होंने उसे नहीं दिया। लोकेशन पर पहुंचने के बाद नॉरिस ने बिटेगर को वॉक पर भेजकर 1 घंटे तक शेफर के साथ रेप किया और बिटेगर ने भी वापस आकर सेम। एक बार फिर से नॉरिस शेफर का रेप करने के बाद नॉरिस उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगा, लेकिन वो शेफर की आंखों में देखकर इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो ये नहीं कर पाया। तब बिटेगर ने शेफर के गले में कोट हैंगर फंसाकर प्लायर से कस दिया एंड शी डाइड। फिर उन्होंने शेफर की बॉडी को प्लास्टिक रैप में लपेटकर किसी घाटी में फेंक दिया। मैं शेफर को उनके 5 विक्टिम में से सबसे लकी समझूंगा, इन द सेंस कि उसे सबसे कम टॉर्चर मिला, क्योंकि आगे उन्होंने जो अपने विक्टिम्स के साथ किया वो मुझे आपको बताने में भी बहुत दिक्कत होगी। शेफर को लकी बोलना तो सही नहीं है, पर मैं उनके और भी विक्टिम के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। ओम शांति। भगवान शेफर की आत्मा को शांति दे। इसके सिर्फ 2 ही हफ्तों बाद 1979 जुलाई 8 को बिटेगर और नॉरिस 18 ईयर ओल्ड एंड्रिया जॉय हॉल को पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर नोटिस करते हैं। जैसे ही उन्होंने हॉल को लिफ्ट ऑफर करने के लिए वैन स्लो की, तब अचानक से एक व्हीकल उनके सामने रुकते हुए हॉल को सेम लिफ्ट ऑफर करता है और हॉल उनके व्हीकल में बैठकर चली जाती है। तब बिटेगर और नॉरिस उस व्हीकल को फॉलो करने लग जाते हैं कुछ दूरी से, जब तक कि हॉल उस व्हीकल से बाहर नहीं निकल जाती। हॉल के वो व्हीकल एग्जिट करते ही नॉरिस वैन में पीछे छुप जाता है, ताकि हॉल को लगे कि वैन में सिर्फ बिटेगर है और पीछे से नॉरिस उसे पकड़ सके। तो बिटेगर ने हॉल को आगे तक की राइड और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, विच शी एक्सेप्टेड। हॉल की गाड़ी में बैठते ही नॉरिस ने उस पर ओवर पावर करके उसे बांध दिया और उसे भी वो सेम सैन गैब्रियल माउंटेन्स पर ले आए। पहुंचकर बिटेगर ने हॉल का 2 बार रेप किया और नॉरिस ने 1 बार। लेकिन बिटेगर की हॉल को करते समय अंधेरे में उन्हें एक गाड़ी की हेडलाइट्स उनकी तरफ आती दिखाई दी। तब बिटेगर फटाफट से हॉल के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया और नॉरिस वैन को स्लो स्पीड पर चलाने लगा, जिसके बाद वो उस लोकेशन से थोड़ा और आगे चले गए। पहुंचकर बिटेगर ने हॉल को फोर्स किया कि वो रोड साइड पर नेकेड चले और उसके बाद टू परफॉर्म ओरल सेक्स ऑन हिम, और उसके बाद हॉल को पिक्चर्स के लिए पोज करने को कहा गया। एक बार फिर लोकेशन चेंज और एक स्टोर से अल्कोहल खरीदने के बाद बिटेगर ने हॉल से कहा कि वो उसे मारने वाले हैं और चैलेंज किया कि वो जितने रीज़न हो सकते हैं उसे ज़िंदा छोड़ने के लिए बता सकती है। और उसके बाद उन्होंने उसे मारने से पहले उसके साथ जो किया, ये होता है एक आइस पिक जो बर्फ़ को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। बस आगे आप इमेजिन कि उन्होंने उसका क्या यूज़ किया होगा। अगर आपको जानना है तो डायरेक्टेड आर्टिकल से डिस्टर्बिंग डिटेल मैं सामने शो कर देता हूँ, जिसमें हाईलाइटेड पार्ट को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी इस आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो लेकिन थोड़े से कमज़ोर दिल वालों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पॉज करके रीड मत करना। उसके बाद उन्होंने हॉल का गला दबाकर उसे मारने के बाद पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ओम शांति। भगवान हॉल की आत्मा को शांति दे। 1 महीने बाद 1979 सितंबर 3 को बिटेगर और नॉरिस 2 गर्ल्स जैकी डोरिस गैलियम और जैकलीन ले लैम्प को एक बस स्टॉप पर रेस्ट करते हुए नोटिस करते हैं। गैलियम 15 साल की थी और लैम्प सिर्फ 13, जो हाईवे पर हिचहाइक कर रही थी। तो वो दोनों उन्हें आगे तक की राइड और मैरिजुआना ऑफर करते हैं, विच दे बोथ गर्ल्स एक्सेप्टेड। वैन में एंटर करने के कुछ देर बाद ही उन पर भी ओवर पावर करके उन्हें भी बांध दिया गया। नॉरिस के उन्हें अकेले हैंडल करने में बहुत दिक्कत हुई, जिसके बाद बिटेगर ने वैन रोककर उन्हें सही से बांधा और वो उन्हें सेम लोकेशन पर ले आए। इस बार उन्होंने लड़कियों को 2 दिन तक साथ रखा, बार बार सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज़ करते हुए। उन लड़कियों को भी सेम रोड साइड पर नेकेड चलने के लिए और न्यूड पिक्चर्स के लिए फोर्स किया गया। कुछ पिक्चर्स अकेले तो कुछ उनके साथ, बिटेगर और नॉरिस के साथ। बिटेगर ने गैलियम को 3 बार रेप किया, जिस दौरान उसने उनकी ऑडियो भी रिकॉर्ड की
ऑडियो रिकॉर्डिंग में रेप के दौरान उसने गैलियम को उसकी कज़न बताने को फोर्स किया और कहा कि तुम जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। और उसके बाद बिटेकर ने गैलियम को मारने के बाद बिटेकर ने लैम्प को बाहर निकाला और उस पर चिल्लाने लगा कि यू वांटेड टू स्टे वर्जिन, नाउ डाई अ वर्जिन। स्लेज हैमर ये होता है। तो उसके बाद नॉरिस ने लैम्प उसके बाद उन्होंने दोनों की डेड बॉडीज को एक लोकेशन पर फेंक दिया कॉल्ड चापरेल। ओम शांति, दोनों की आत्मा को भगवान शांति दे। तो हर एक विक्टिम के साथ उनका टॉर्चर का लेवल बढ़ते ही जा रहा था। रेप तो वो कर ही रहे थे, लेकिन टॉर्चर में वो अब एक्सट्रीम होते जा रहे थे। रेप और टॉर्चर एक्चुअली दोनों ही क्राइम तो हैं, बट दोनों ही अलग चीज़ भी हैं साथ साथ। रेप को इंसान फिर भी सह सकता है, बट टॉर्चर एक अलग ही लेवल का एक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेप क्राइम नहीं है, मेरा मतलब है कि रेप तो वो कर ही रहे थे, तो टॉर्चर करना वो भी इस लेवल पर बहुत ही मॉन्स्ट्रस एक्ट हो जाता है। बस अब उनके अरेस्टमेंट से पहले उनका लास्ट विक्टिम, जिनके साथ उन्होंने सभी हदें पार कर दी और जिस ही के टेप रिकॉर्डिंग के कुछ सेकंड्स आपने शुरुआत में सुने। नेक्स्ट मंथ 1979 अक्टूबर 31, 16-year-old शर्ले लाइनेट लेडफोर्ड रोड पर गैस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी और घर से हैलोवीन पार्टी के लिए हिचहाइक कर रही थी। शर्ले बिटेकर की राइड एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि बिटेकर को शर्ले ने पहचान लिया था कि वो एक फ्रीक्वेंट कस्टमर था जिस रेस्टोरेंट में शर्ले एज अ वेट्रेस जॉब करती है। वैन में एंटर करने के कुछ मोमेंट्स बाद ही नॉरिस द्वारा शर्ले को भी बांध दिया जाता है। इस बार उनका क्राइम करने का तरीका थोड़ा अलग था। नॉरिस ड्राइवर सीट पर आ गया और बिटेकर शर्ले के साथ पीछे। नॉरिस वैन को स्लो स्पीड में चलाने लगा और बिटेकर शर्ले के मुंह से टेप हटाकर उसे फिजिकली असॉल्ट करने लगा, मारने लगा। उसने उसे थप्पड़ मारने शुरू किए और पंचेस फेस पर, चेस्ट पर और ब्रेस्ट पर। जब शर्ले रोते हुए बिटेकर को रेजिस्ट करने लगी तब बिटेकर उस पर चिल्लाने लगा कि वो जितना जोर से चिल्लाना चाहती है चिल्ला सकती है और वो ये देखना भी चाहता है। और शुरुआत में तो सेक्सुअली असॉल्ट और उसका रेप करने के बाद बिटेकर ने टूल बॉक्स से हैमर और प्लायर निकाल लिया, जिसके बाद की डिटेल्स मैं तो आपको नहीं बता सकता। बट शर्ले को अब्यूज करते हुए उन्होंने एक ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी जिसमें ऑलमोस्ट वो सब रिकॉर्ड हुआ और ये वही ऑडियो टेप है जो शुरुआत में आपने सुनी, जो कोर्ट में एज एविडेंस प्ले की गई थी। वो स्क्रीम्स शर्ले की थी। आप सिर्फ उन्हीं कुछ स्क्रीम्स से अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्हाट वाज द टेरर फॉर शर्ले बिहाइंड द ऑडियो टेप। खैर, वो ऑडियो टेप तो कभी पब्लिकली रिवील नहीं हुई, बट उस टेप की ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर अवेलेबल है जिसमें वो फुल डिटेल्स भी मौजूद हैं कि शर्ले के साथ उन्होंने आगे क्या किया। उस ट्रांसक्रिप्ट की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इफ़ यू विश यू कैन। लेकिन मैं फिर से फेंट्स हार्ट्स को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो शर्ले की डिटेल में जाएं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अनइमेजिनेबल हैं। तो फाइनली ये मॉन्स्ट्रस एक्ट ख़त्म हो जाने के बाद और शर्ले का मर्डर कर देने के बाद बिटेकर इस बार डिसाइड करते हैं कि वो शर्ले की डेड बॉडी ओपनली किसी गार्डन में फेंक देंगे। वो लोगों और प्रेस का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि उन्होंने ये क्या किया। अगली सुबह ही एक जॉगर शर्ले की डेड बॉडी को डिस्कवर करता है और इन्फॉर्म्ड पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही सब था जो अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा हो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन बिटेकर और नॉरिस शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते अगर नॉरिस ये एक छोटी गलती ना करता। कुछ समय बाद नॉरिस अपने एक दोस्त जोसेफ जैक्सन के सामने अपने और बिटेकर के मेजर क्राइम्स कन्फेस कर देता है। वो उनके क्राइम्स के बारे में जोसेफ को सब कुछ बता देता है कि कैसे उन्होंने शर्ले के साथ क्या किया, उसकी टेप रिकॉर्डिंग और बाकी 4 विक्टिम भी। इन 5 विक्टिम के अलावा भी नॉरिस ने 3 और इंसिडेंट का जिक्र किया जिनमें उन्होंने कुछ और लड़कियों को भी रेप और किडनैप तो किया, लेकिन उनमें से कुछ उनसे बचकर निकलने में सक्सेसफुल हो गई और कुछ को उन्होंने जाने दिया। ये सब क्राइम्स नॉरिस के दोस्त जोसेफ को बहुत हॉरिफिक लगे, इसलिए वो इन सब डिटेल्स के साथ सीधा लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा और सब कुछ डिटेल्स और नॉरिस का कन्फेशन बता दिया, जिसके बाद से केस को डायरेक्शन मिली और सभी लूप्स, पॉइंट्स, रिपोर्ट्स और एविडेंसेस कनेक्ट होने लगे।
और आखिरकार 20 नवंबर 1979 शर्ले के मर्डर के 20 दिन बाद वो दोनों कॉट अरेस्टेड। उसके बाद कोर्ट में सब लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रायल वगैरह हुए। उनके अगेंस्ट वो सब एविडेंसेस, ऑडियो टेप वगैरह पेश की गई जिनके बेसिस पर ही बिटेकर वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, लेकिन नॉरिस जस्ट फॉर 45 ईयर्स ऑफ प्रिजनमेंट। नॉरिस को डेथ सेंटेंस नहीं। और क्यों नॉरिस बिटेकर के ट्रायल में बिटेकर के अगेंस्ट एज अ विटनेस, गवाह, स्टेटमेंट दे रहा था? वो इसलिए क्योंकि नॉरिस ने उन दोनों के क्राइम्स के कन्फेशन और ऑफिसर्स को केस में हेल्प कराने के बदले उसकी सेंटेंस को रिड्यूस कराने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है, जो आपको भी जानकर बहुत गुस्सा आएगा, कि असल में बिटेकर को भी कभी डेथ पेनल्टी दी ही नहीं गई, बल्कि दोनों की रिसेंटली 2019 में नेचुरल कॉजेज की वजह से डेथ हुई है। वैसे तो डेथ पेनल्टी भी उनके लिए कम थी, लेकिन वो भी उन्हें कभी नहीं दी गई, सभी एविडेंसेस, विटनेसेस उनके अगेंस्ट होने के बावजूद भी। दैट्स ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग उन विक्टिम्स को याद करते हुए। टेप रिकॉर्डिंग्स सुनने और विक्टिम्स पर टॉर्चर के डिटेल्स को जानने के बाद स्टेफन काय, उनके इन्वेस्टिगेटर, उनके क्राइम्स को वर्स्ट क्राइम एवर बताते हैं। और एक चीफ इन्वेस्टिगेटर ने तो ये सब देखकर सुसाइड ही कर लिया था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो लास्टली जस्ट इमेजिन द टेरर बिहाइंड द ऑडियो टेप, पेन ऑफ द विक्टिम्स और क्रुएलिटी बाय बिटेकर एंड नॉरिस। ओम शांति। भगवान शर्ले और बाकी सभी विक्टिम्स की आत्मा को शांति दी। और एक और डिस्टर्बिंग डिटेल ये है कि ऑफिसर्स को बिटेकर और नॉरिस की वैन से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एसिड बॉटल्स मिली जिनका यूज़ वो अपने नेक्स्ट विक्टिम पर करने वाले थे, टू टारगेट देयर आइज एंड मेक देम ड्रिंक।